नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन एज यू ऑलरेडी सी दे आर वेरी सिंपल। तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। अज्यूमिंग दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन with the Martian orbit being 1.52 times of orbital radius of Earth. Martian orbit मतलब RM, radius of Mars orbit RM, ये 1.52 times of Earth है, क्योंकि यही होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है मार्स इज आफ्टर अर्थ, पता है ना, मर्क्यूरी वीनस और देन मार्स। तो मार्स का रेडियस शुड बी, रेडियस मतलब ऑर्बिटल रेडियस, शुड बी ग्रेटर देन Earth orbital radius. The length of Martian years in days is very simple question. Time period square is proportional to r cube. So time period t is proportional to r raised to 3 by 2. So time period of Mars upon time period of Earth is r Mars upon r Earth raised to 3 by 2. यहाँ से r Mars upon r Earth is 1.52. तो इजी क्वेश्चन। तो Tm अपॉन Te is 1.52 raised to 3 by 2. तो Tm is 1.52 raised to 3 by 2 into T अर्थ। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 ईयर, मतलब कितना? 365 डेज। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। 365 into 1.52 raised to 3 by 2, ऑप्शन नंबर बी। Simple, done. Next question. A research satellite of mass 200 kilogram circles the Earth in an orbit of radius 3 RE by 2, where RE is the radius of Earth. Assuming the gravitational pull on a mass of 1 kg on Earth's surface to be 10 Newton, the pull on the satellite will be. तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास 200 किलोग्राम सर्कल्स द अर्थ इन ऑर्बिटल रेडियस 3 RE by 2. ऑर्बिटल रेडियस इज 3 RE by 2 where RE is radius of Earth. यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, इसके बाद एकदम से स्टेटमेंट चेंज हो गया। अज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल, व्हाट डू मीन द पुल? फोर्स। पुल एंड पुश आर फोर्सेस। Assuming the gravitational pull on a mass of 1 kilogram on Earth's surface to be 10 Newton. इसका मतलब बेसिकली अगर आपको पता होगा, what is the force acting on any object when it is kept on Earth's surface? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है। What is gravitational force? G mass of Earth, mass of object upon कौन सा आर? कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जी m1 m2 by r स्क्वायर। इन्होंने बोला है अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम होगा तो फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। अज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल नहीं भी समझ में आता तो आगे 10 न्यूटन बोला है। तो अज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑन a mass of 1 kilogram on the earth surface to be 10 newton, तो इसको 10 न्यूटन बोला है if small m equal to कितना? 1 kg. if small m is 1 kg then force is 10 newton, then f is 10 newton. और small m मतलब mass of object, capital M मतलब mass of earth। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 10 g capital M into 1 by r square. You know what is g by r square? स्मॉल जी। तो घुमा फिरा के आपको डायरेक्टली बोलने की जगह पे कि स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ऐसा बोलने की जगह पे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ मास ऑफ 1 kg ऑन अर्थ सरफेस टू बी 10 न्यूटन। मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल यू स्मॉल जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे बोला है द पुल ऑन द सैटेलाइट विल बी, द पुल ऑन द सैटेलाइट। अगर अर्थ के सराउंडिंग में एक सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग अर्थ, तो यू हैव अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अर्थ, तो उस पे कितना पुल होगा? पुल मतलब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। हमारे पास
what do we have is earth and then you have a satellite. Satellite का mass दिया है क्या, देख लो एक बार, 200 kilogram. This is mass of satellite, this is earth. What is the distance of center of satellite from earth? R plus h, right? लेकिन उन्होंने डायरेक्टली बता दिया ऑर्बिटल रेडियस, तो डायरेक्टली r plus h ही बताया है, मतलब स्मॉल r इज गिवन टू यू, तो स्मॉल r इज हाउ मच, 3re by 2. तो ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली दे आर टेलिंग यू व्हाट इज स्मॉल r. नहीं तो गलती से अगर h को आपने ले लिया होता 3re by 2 और ये कैपिटल R तो R है RE, तो स्मॉल r विल बी RE plus h. तो रिमेंबर, लुक एट द वर्ड्स केयरफुली. तो हमको डायरेक्टली क्या बताया है, अच्छे से देख लो, समझ में आएगा. इन एन ऑर्बिट रेडियस, तो डायरेक्टली जब ऑर्बिट रेडियस बोलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस. तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? G कैपिटल M स्मॉल ms अपॉन r का स्क्वायर. तो G कैपिटल M स्मॉल m स्मॉल r इज 3re by 2 इस होल स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर आएगा, मतलब ये आएगा gm अपॉन re स्क्वायर. ये 9/4 तो 4/9. ms इज 200. गुड. gm अपॉन re स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, डिनोमिनेटर में 9 अपॉन 2 स्क्वायर 4 ऊपर गया, तो ms की वैल्यू 200, तो 4 into 200 by 9. व्हाट इज दिस वैल्यू? अभी भी फाइंड किया ना आपने, 10. तो दिस इज 10, तो ये आ जाएगा 10 into 4 into 200 अपॉन 9, राइट. तो अब ये आ जाएगा 8000 by 9, तो 8/9 into 1000, 2 into 4 8, 800 और 10 8000 by 9. एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें 8/9 आया था पिछले चैप्टर में. 8/9 888 0.888 into 10 power 3 कितना आ गया फिर? 888 न्यूटन. 888 न्यूटन, very near 889 Newton, right? So this is how you are supposed to solve this question. तो 8/9 की वैल्यू याद रख लो, 0.888 पॉइंट समथिंग, राउंडिंग ऑफ करने के बाद मतलब 0.887 कुछ आता है, राउंड ऑफ करने के बाद 0.889 into 1000 is 889 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A small planet is revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r raised to -5/2, then t would be proportional to. अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 3 टाइप में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, हमको पता है अगर हमारे पास एक वेरी मैसिव स्टार है, वैसे वेरी मैसिव हो या लेस मैसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, so it's the same thing, and then you have a planet revolving around this in a circular orbit. तो circular orbit मतलब कौन सा फोर्स नेसेसरी है? सेंट्रीपिटल. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² by r, where r is orbital radius, and you must know gravitational force is g m1 m2 by r square. Normally gravitational force is inversely proportional to r square, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि r square का proportionality नहीं है, तो they are telling you कि gravitational force is proportional to r raised to -5/2. मतलब gravitational force is proportional to 1 upon r raised to 5/2. Instead of 1 upon r square, it is 1 upon r raised to 5/2. तो क्या लिखोगे? G मास ऑफ स्टार, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? r रेज टू 5/2. तो ऐसे क्वेश्चन में r रेज टू -3/2 भी देते हैं, r रेज टू -7/2 भी देते हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये पता होना चाहिए. तो सिर्फ चेंज क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ r स्क्वायर यू विल बी राइटिंग r रेज टू 5/2 इन द डिनोमिनेटर. क्लियर यहाँ तक?
r रेज टू अगर -3/2 बोला था तो फिर r रेज टू 3/2 इन द डिनोमिनेटर। अब मास ऑफ प्लैनेट कैंसल आउट, और ये हमने स्मॉल r लिखा है, दिस इज स्मॉल r एंड दैट इज r रेज टू 5/2। यहाँ पे कैपिटल आ रहा है तो यहाँ पे भी कैपिटल ही लिखो, फिर राइट डाउन कैपिटल, राइट देन। क्यों? क्योंकि यू मस्ट नो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो r होता है, दैट r इज नथिंग बट व्हाट इज दैट r, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। तो इसको भी कैपिटल r लिख दो, मतलब ये ऑर्बिटल रेडियस इज कैपिटल R, कैपिटल R कैपिटल R। तो v स्क्वायर, व्हाट इज v स्क्वायर, gm। ये जो r था, ये r पहले यहाँ पे ऊपर आया, फिर यहीं से इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, टेक इट टू द डिनोमिनेटर, तो यू विल गेट gm अपॉन r रेज टू 5/2 इंटू r रेज टू -1। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r रेज टू 5/2 -1, 3/2, राइट। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r रेज टू 3/2। स्क्वायर रूट नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या पूछा है आपको, सपोज टू फाइंड आउट t, ठीक है। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, राइट, तो नॉर्मली यू शुड रिमेंबर वेलोसिटी इज क्रिटिकल वेलोसिटी, करेक्ट। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज मत करना, क्योंकि ये क्रिटिकल का ही इक्वेशन बना। हमने क्रिटिकल का इक्वेशन क्या बनाया था, याद है, अंडर रूट ऑफ gm/r। ये क्यों आया था, ये इसलिए आया था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे r स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है क्या, नहीं, क्या है, 1/r⁵ तो होता क्या है, इस स्टेप के बाद वापस ऐसा लिख देते हैं, बट v इज अंडर रूट ऑफ gm/r, अंडर रूट ऑफ gm/r⁵ हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यू नीड टू रिमेंबर कि क्रिटिकल वेलोसिटी ही है ये, but only when the gravitational force is proportional to r⁻⁻²। तो अब हम बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे वेलोसिटी का। हाउ डू डिफाइन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक राउंड में, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2πr। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, and the time taken for a satellite to complete one revolution is called as time period, और हम टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r⁻³ डिस्टेंस इन वन राउंड इज 2πr अपॉन t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r⁻³, राइट। तो अब करना क्या है, हमको t का प्रोपोर्शनलिटी देखना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट। तो व्हाट विल यू गेट इज r/t is proportional to 1/√r⁻²। मतलब t is proportional to, इसको शिफ्ट कर दो, r into अंडर रूट ऑफ r⁻³। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर रूट, अंडर रूट मतलब पावर में कितना, हाफ, हाफ आ गया ना पावर में। तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ और ये आ गया नीचे 4, r⁻³ तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1 प्लस 3/4। व्हाट इज 1 प्लस 3/4, 7/4। तो r⁻7/4, ऑप्शन नंबर डी। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁻7/4। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Next question. So again, before we go ahead for next question, same question आपको प्रैक्टिस करना है for r⁻³ और इतने ज्यादा स्टेप्स लगते नहीं है। मैं ये क्वेश्चन आपको एक बार फटाफट से क्विक, मतलब लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में आप कर सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है, gm1m2/r⁵ इन दिस केस, m और m कैंसल। तो स्ट्रेट अवे ये पता होना चाहिए आपको कि ये r अगर यहाँ पे गया तो r⁻1 होगा, एक साइड के डिनोमिनेटर से दूसरी साइड के डिनोमिनेटर में गया तो r⁻1 होगा। तो स्ट्रेट अवे यू शुड नो r⁻5/2 -1 r⁻3/2। और अगर मैं रूट लेता हूँ
तो स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, और वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक राउंड में डिस्टेंस 2πr, टाइम पीरियड इज t, अंडर रूट ऑफ gm बाय r रेज टू 3/2। तो 2π कांस्टेंट, gm कांस्टेंट, मतलब r बाय t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r रेज टू 3/2 का भी स्क्वायर रूट, मतलब r रेज टू 3/4। तो t इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 3/2 प्लस 1, मतलब r रेज टू 7/4। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व वेरी क्विकली। अब जो मैंने आपको बोला है उसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, उसमें यहाँ पे आएगा 5 की जगह पे 3, ये आएगा 3, ये यहाँ जाएगा तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2, ये 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, ये 1/2 तो यहाँ पे 1/4, ये 1/4 तो 1/4 प्लस 1 इज कितना 5/4। हो गया क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ मून इज 1/8 ऑफ मास ऑफ अर्थ बट द ग्रेविटेशनल पुल, मतलब स्मॉल g, ग्रेविटेशनल पुल मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, is 1/6 of earth. It is due to the fact that moon is a satellite of earth. This is nonsense, it does not make any sense. The radius of earth is 8/6 of moon, radius of earth is root of 8/6 of moon, the radius of moon is 6/8 of earth. तो हमें बोला क्या है, हमें ये बताया है mass of moon mm is 1/8 of mass of earth। आगे बोला है gravitational pull of moon gm is g earth by 6, right? This is due to the fact that, अब एक काम करो, पहले तो ये पता होना चाहिए स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, राइट? तो स्मॉल g इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से r स्क्वायर का रिलेशन मिल गया आपको, तो r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m बाय g, तो r इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m बाय g। तो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज अंडर रूट ऑफ, मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, एंड g को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो g अर्थ अपॉन g मून। व्हाट इज मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ? 1/8, 1/8। व्हाट इज g अर्थ upon g moon? G earth upon g moon is 6. So what do you see? Radius of moon is root of 6/8 that of earth, या फिर radius of earth is root of 8/6 of moon? Radius of earth is root of 8/6 of moon. Option number C. Done. Next question. A body hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the earth's surface. How much will the same body stretch the spring at a place 16,400 kilometer? Practically impossible. It should be 1600 kilometer above the earth's surface, क्योंकि 16,400 अगर आप बोलते हो, what is radius of earth? 6,400 plus 6,400 12,800, मतलब सैटेलाइट नहीं, ऑब्जेक्ट, वो जो बॉडी था वो अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में 2 टाइम से भी ज्यादा है। मतलब द आइडिया इज, आपके पास यहाँ पे है अर्थ और ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वो 1600 होना चाहिए या फिर 6400 होना चाहिए। हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। देन अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, हमारे पास एक बॉडी है विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, तो एक बॉडी था विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ओरिजिनल स्प्रिंग है। अभी तक हमने इस पे कोई भी लोड नहीं लगाया, अब एक लोड लगा दिया। जब लोड लगाओगे तो व्हाट हैपेंस इज, यू नो, देयर इज स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, तो व्हेन यू पुट अ लोड ऑन टू इट, एक बॉडी आपने लगा दिया तो देयर इज स्ट्रेचिंग होना मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस होना, एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज एक्स, लेट अस से।
आप इसको x बोलो, आप चाहो इसको dx बोलो, इफ यू वांट यू कैन कॉल इट स्मॉल l, बट रिमेंबर दैट इज द आइडिया कि हमारे पास एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग पे हमने लगा दिया लोड, लोड लगाया मतलब बॉडी कनेक्ट कर दिया, तो ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ यहाँ से यहाँ तक, लेट अस कॉल दिस एज x, देन how much will the same body stretch the spring at a place 1600 किलोमीटर above the earth surface? तो पहले ये सिचुएशन था अर्थ की सरफेस से, अब हम सेम सिस्टम को 1600 किलोमीटर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, राइट? तो यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब लॉजिकली स्पीकिंग यू शुड नो, डू यू रिमेंबर सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन जहां से स्टार्ट होता है, हमारे पास एक स्प्रिंग था, हमने उस पर बॉडी कनेक्ट किया और स्ट्रेच कर लिया, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट के व्हिच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट विद अ नेगेटिव साइन। उस केस में नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि उस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेयर अपोजिटली डायरेक्टेड। यहाँ पे हमको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स इज डाउनवर्ड्स mg वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डाउनवर्ड्स, तो स्ट्रेचिंग जो होगा x, ये स्ट्रेचिंग और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो देन बट व्हाट इज फोर्स, एज यू नो, इज mg इक्वल टू kx, राइट? मास तो कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होता है ना, मास चेंज होता है कि एज यू गो फ्रॉम surface of earth to some height, mass does not change, what changes is g, और k भी कांस्टेंट है क्योंकि ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही है, तो g is proportional to x, मतलब x is proportional to g, right? in short if you know, हम जैसे ही अर्थ के सरफेस के ऊपर गए तो g की वैल्यू होती है चेंज, सो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू x डैश अपॉन x, तो x dash will be g dash upon g into x. Do you remember what is variation of g with latitude, sorry with altitude? दो फॉर्मूला थे, मैंने कल बताया भी था, याद रखना। If you remember, you must remember, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, you must remember gh equal to gr upon r plus h whole square, या फिर gh equal to g 1 minus 2h by r, 1 minus 2h by r is for small height, हमारे पास हाइट कितना है 1600 किलोमीटर, ये स्मॉल है क्या, नहीं, तो स्मॉल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट इज gh by g, क्योंकि g को शिफ्ट कर दिया तो r upon r plus h का स्क्वायर, राइट? देन गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन हियर, यहाँ जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, लेट अस गो बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो वी वर सॉल्विंग अ क्वेश्चन जिसमें हमको हाइट g डैश बाय g, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर इनटू x, r को r रखो, h कितना बोला है 1600 किलोमीटर, कैन आई राइट डाउन 1600 एज 6400 by 4? यस, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, मैं यहाँ पे नंबर्स अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे हमारे, वो करना नहीं है। व्हाट इज 6400 r, तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ गई r by 4, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे r by 4 इसका स्क्वायर इनटू x, व्हाट इज r प्लस r by 4, 5r by 4, तो यह आ जाएगा आपके पास r 5r by 4 गया ऊपर, कैंसल एंड कैंसल, इसका स्क्वायर इनटू x 4 by 5 0.8, 0.8 का स्क्वायर 0.64x, x कितना था 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा 0.64 सेंटीमीटर।
0.64 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास अर्थ के सरफेस पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक बॉडी अटैच कर दिया तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ 1 सेंटीमीटर। अब यही सिस्टम को आप एक हाइट पे लेके जा रहे हो, कितना हाइट है 1600 किलोमीटर। हाउ मच विल बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस? तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस का पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। सिंपल लॉजिक, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। फोर्स इज mg एंड यहाँ पे आएगा kx, तो g इज प्रोपोर्शनल टू x। तो g dash by g, where g dash is acceleration due to gravity at height h, is x dash by x, तो x dash कितना आ गया g dash by g into x। लेकिन क्योंकि हाइट ज्यादा था तो r upon r plus h होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा into x। h is 1600 मतलब 1600 by 4 मतलब r by 4, तो r plus r by 4 is 5r by 4, r cancel, you will get 4 by 5, 4 by 5 is 0.8, 0.8 का स्क्वायर is 0.64 और x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body weighs 250 newton on the surface of earth, how much will it weigh halfway down the center of earth? Very simple, weight on the surface is 250 न्यूटन, लेकिन वेट मतलब क्या होता है mg, तो m into g surface is 250 न्यूटन। weight at some depth will be mg depth, क्योंकि weight is mg तो weight at a depth is mg depth equal to, ये पूछा है आपको, राइट। तो एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, weight at depth upon weight on the surface is mg depth upon mg surface, mm cancel, g depth upon g surface का फॉर्मूला याद होगा आपको, 1 minus b by r, राइट। तो वेरिएशन ऑफ g with depth was 1 minus b by r, तो weight at depth upon weight on the surface is 1 minus depth, कितना बोला है halfway down, halfway down मतलब अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस के बिल्कुल बीच में, halfway down मतलब ये, तो you have this as earth, और halfway down मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, halfway down means exactly this much, what is this much, r by 2, तो डेप्थ कितना आएगा r by 2, तो डेप्थ इक्वल टू r by 2, गुड, कैंसल एंड कैंसल, 1 minus half is half, तो weight at depth by weight on the surface is half, मतलब weight at depth is weight on the surface by 2, तो 250 न्यूटन by 2 मतलब कितना 125 न्यूटन, 125 is option number A। Just a minute. So similar question can be asked for height also। तो अगला क्वेश्चन वैसा ही है, ये weight at depth है, वो weight at height होगा। तो next question, a body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half the radius of Earth? Half the radius of Earth मतलब h equal to r by 2। तो अब same method, everything is same, weight on the surface is mg surface which is 72 Newton, weight at some height is mgh, that is what they're asking you। So weight at height h upon weight on the surface is mgh upon mgs, mm cancel, right। This is, you know what is gh by g, r upon r plus h का स्क्वायर, या तो 1 minus 2h by r, तो 1 minus 2h by r क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि वहां पे हाइट कम होता है। यहाँ पे बोला है हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट कितना 3200 किलोमीटर, तो हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, तो वेट wh at height upon surface is r upon r plus h, r upon r plus h, but h is r by 2, correct। तो याद जाएगा weight at height, this is how much, नीचे
3r/2 गया ऊपर, इसका स्क्वायर और ऑन द सरफेस को शिफ्ट कर दिया वहां, कैंसिल एंड कैंसिल, तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 and WS is 72, 1 the and 8 the 8 4 the is 32, so 32 Newton should be the answer, option number C. Question number 21. Next question, very simple question actually. The acceleration due to gravity at the poles and the equator is Gp and G respectively. If the earth is a sphere of radius re and rotating about its axis with angular speed omega, वो print नहीं हुआ, then Gp minus Ge is given by, extremely simple question. Do you remember what was variation of G with latitude? It was G minus r omega square cos square phi. If you remember, at poles, G minus r omega square cos square 90, क्योंकि latitude of pole is 90, तो cos square 90 is 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0, तो you will get Gp equal to G. Similarly, at equator, G equator, you will have G minus r omega square cos square 0. What is cos square 0? 1. So GE equal to G minus r omega square. But from equation number 1, G is Gp. So therefore G equator equal to G, but G is Gp minus r omega square. तो इसको वहां शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो Gp माइनस Ge, इसको वहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो कितना r ओमेगा स्क्वायर. तो डिफरेंस Gp माइनस Ge इज r ओमेगा स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर टाइप के एग्जाम में आता है. जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, हाउ, लुक एट द क्वेश्चन. अ सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना, 24 आवर. Synchronous satellite goes round the earth once in every 24 hours. What is the radius of orbit of the synchronous satellite in terms of earth radius? Right, given the values of mass of earth is 5.98 into 10 power 24, radius of earth is 6.37 into 10 power 6, universal gravitational constant 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो ऐसा है, हमारे पास एक सिंक्रोनस सैटेलाइट है. Of course it goes once round in every 24 hours, तो टाइम पीरियड जो है उसका 24 आवर है, 24 आवर है. ऐसा सिस्टम है हमारे पास. आगे आपको बोला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, मतलब इसका जो ऑर्बिटल रेडियस होगा r, स्मॉल r, in terms of अर्थ रेडियस, मतलब in terms of re, in terms of radius of earth, कितना इसका ऑर्बिटल रेडियस है. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. राइट, क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल है, सिर्फ प्रॉब्लम है कैलकुलेशंस. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट? t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, पता है. आई एम आस्किंग कंप्लीट फॉर्मूला. अगर वो याद नहीं है तो कल का एग्जांपल याद होना चाहिए. हमने कल क्लियर कट लिखा था, स्लोप का क्वेश्चन था. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप का क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो ये याद होना चाहिए. If a planet is revolving around sun, तो नीचे आता है mass of sun. If a satellite is revolving around earth, तो यहाँ पे आता है mass of earth. बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा as it is. तो you have t square equal to 4 pi square upon g m earth r cube. तो ये याद रखो, this is useful to you. तो फॉर्मूला पता होना चाहिए. You must know what is the formula. Can you tell me? t square 4 pi square upon g mass of earth, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, इनटू r क्यूब, तो यहाँ पे आपको चाहिए r का फॉर्मूला.
तो आर क्यूब, क्योंकि क्या पूछा है हमको, पूछा ये है व्हाट इज द रेडियस आर इन टर्म्स ऑफ आर ई। तो देन आर क्यूब इज जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगर मुझे आर निकालना है तो मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर का क्यूब रूट मतलब 1/3। गुड। तो मैंने इसलिए बताया कि जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं सो दैट यू एंड वेस्टिंग योर टाइम। क्यू जी की वैल्यू डालोगे 6.67 10 पावर माइनस 11, एम की वैल्यू डालोगे 5.98 into 10 पावर 24, 4 पाई स्क्वायर आपको पता है रफली रफली 40 है ये, 5 is 10 and 4 is 4, तो 4 into 10 is 40, t is 24 hours, 24 hour। r ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड्स। तो 24 into 60 into 60 उसका स्क्वायर। तो डू यू इमेजिन कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा? 6.67 into 10 पावर माइनस 11 into 5.98 into 10 पावर 24 अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर t is 24 r into 60 into 60, इसका भी स्क्वायर, इसका क्यूब रूट, इतना बड़ा आएगा। और फिर आपको बोला है इन टर्म्स ऑफ आर ई, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब पहले तो ये कैलकुलेशन करो, पहले ये कैलकुलेशन करो, उसके बाद इस जो भी नंबर आएगा उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ 6.37 इंटू 10 पावर 6, राइट। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी ट्रिक तो ये होता है कि यू शुड रिमेंबर डायरेक्टली रेडियस ऑफ orbital radius of a geosynchronous satellite in terms of earth radius is 6.6 re। ये इससे छोटा ट्रिक तो कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि समटाइम्स यू विल हैव टू रिमेंबर, कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा ऐसा है, तो किसका ऑर्बिटल रेडियस? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.6 re। दूसरा ये ट्रिक है जो आपको आगे भी एक क्वेश्चन में काम आएगा। जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, उसका रेज टू 3/1/3 भी कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके रख लो, याद रख लो उसको। वंस एंड फॉर ऑल आपका काम हो गया। तो दिस इज असाइनमेंट। यूज कैलकुलेटर, यूज लॉग बुक, जो चाहिए वो, बट डू दिस कैलकुलेशन एंड रिमेंबर दिस। इसको याद रखना क्योंकि आगे भी एक टॉपिक में काम आने वाला है, राइट। तो कौन सा टॉपिक है मैं बता देता हूँ। आपको पूछेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। व्हाट इज हाइट? व्हाट इज हाइट? ये h हो गया, ये r e हो गया। तो स्मॉल r कितना होता है? h प्लस आर ई। तो स्मॉल r को क्या लिखोगे? h प्लस आर ई, करेक्ट, इक्वल टू ये पूरा का पूरा, क्योंकि सिर्फ स्मॉल r की जगह पे क्या लिखा मैंने? h प्लस आर ई। तो यू विल हैव एज इट इज दिस वन। फिर अगर आपको चाहिए व्हाट इज हाइट, तो सिर्फ इसको शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे? माइनस आर। क्लियर, राइट। बट अभी जो बताया मैंने, क्या बताया? ये क्या है? 6.6 आर ई। तो ये क्या है? 6.6 आर ई माइनस आर ई मतलब कितना? 5.6 आर ई। तो 5.6 को आर ई की वजह से मल्टीप्लाई कर दो एंड डन। So remember, I will not solve this because it is going to take a lot of time. So what is the assignment for you? To calculate this and remember this. ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके याद रख लो। इट्स अ वेरी सिंपल नंबर, तो यू विल डू दिस। दिस इज असाइनमेंट। कैलकुलेट एज एन असाइनमेंट। वैसे जरूरत नहीं है बिकॉज यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द आंसर। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिटल रेडियस 6.6 RE। ओके, तो you should remember this. So as usual, what normally we do is I give you assignment and we do it here. तो नहीं, अभी आज नहीं करके दूंगा,
बट जो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा था आपको वो यही क्वेश्चन है। A satellite is to be placed in equatorial geostationary orbit मतलब geosynchronous, equatorial geostationary मतलब geosynchronous around earth for communication. The height of such a satellite is, आगे वही क्वेश्चन, height of such a satellite अभी अभी मैंने बताया small r equal to क्या था, GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर और क्या था t स्क्वायर, इसका क्या था क्यूब रूट। तो स्मॉल r इज r प्लस h। मैंने बताया था ये कैलकुलेट करके रख देना, तो मैंने कैलकुलेट करके इसको रखा है 4.21 into 10 पावर 7। तो वो आप खुद से वेरीफाई करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट हियर, बट h इक्वल टू 4.21 into 10 पावर 7 माइनस r। अब यहाँ पे सिर्फ r की वैल्यू आपको दी है 6400 किलोमीटर, पिछले क्वेश्चन में दी थी 6370 किलोमीटर, सिर्फ 30 किलोमीटर का फर्क है। तो 6.37 into 10 पावर 6 मतलब 6300 किलोमीटर, इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे कितना दिया है 6400 किलोमीटर, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6400 into 10 पावर 3, करेक्ट। हमें यहाँ पे 10 पावर 7 कॉमन निकालना है, तो एक काम करो, या फिर एक काम करो, इसको लिखो 42.1 into 10 पावर 6, इसका एक 10 इसको दे दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6.4, ये 3 जीरो इसको दे दिए तो कितना हो गया 10 पावर 6। 10 पावर 6 निकाल लिया कॉमन, तो हाइट इज 10 पावर 6 टेकन आउट टू बी कॉमन 42.1 minus 6.4। How much is 42.1 minus 6.4? पहले तो 0.4 माइनस करो, 41.7 माइनस 6 कितना 30, 34 या 35, 35, 35, तो 35.7। तो हाइट इज हाउ मच 35.7 into 10 पावर 6। लुक आ गया 35.7। तो अगर 3.57 लिखना है मुझे, तो 3.57 लिखना है तो 10 का पावर 1 से बढ़ेगा, तो 3.57 into 10 पावर 7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, 10 पावर 7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो रिमेंबर दिस, what is the value of GME upon 4 pi square t square raised to 1 by 3? 4.21 into 10 power 7. Next question. अब ये क्वेश्चन एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है, और इस क्वेश्चन के दो अलग अलग मेथड्स है। दूसरा मेथड किसी बुक में दिया नहीं है, तो अच्छे से ध्यान देना। A mass m is divided into two parts. You have a mass m. Let us say mass m. हमारे पास एक मास था कैपिटल M, इसके हमने दो पार्ट्स कर दिए, ये हो गया एक पार्ट और ये आ गया दूसरा पार्ट। तो वी डोंट नो, ऑफ कोर्स दोनों सेम साइज के हैं कि नहीं पता नहीं, वो सॉल्व करने के बाद समझेगा। तो वाज मास कैपिटल M, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट M1 एंड M2। तो इन्होंने बोला है मास m इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट है xm मतलब x into m, दूसरा पार्ट है 1 minus x into m, 1 minus x into m। For a given separation, very important, for a given मतलब constant, for a constant separation, because we know gravitational force is proportional to product of masses and square of distance, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन जब बोल दिया फॉर अ गिवन सेपरेशन, तो गिवन सेपरेशन बोलना मतलब आपने r को भी कर दिया कांस्टेंट, तो फोर्स बिकम्स प्रोपोर्शनल टू ओनली प्रोडक्ट ऑफ मासेस। रिमेंबर दिस, राइट। फॉर अ गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस, तो हमने जो दो पीसेस में डिवाइड किया था, इन दोनों पीसेस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मैक्सिमम होने के लिए, राइट। तो फॉर अ गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच
for which the gravitational attraction between the two places becomes maximum is. सबसे पहले you must know before you solve this question, मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, if you plot a function y of x मतलब y equal to f of x, अगर मेरे पास फंक्शन है चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू इज ओवर हियर, चाहे फंक्शन ऐसा हो मिनिमम वैल्यू के लिए, तो जब जब आप मैक्सिमम या मिनिमम पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो टेंजेंट होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो टेंजेंट ड्रॉन एट द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन, tangent drawn at maxima or minima of a function is parallel to x-axis. What is slope of a line parallel to x-axis? What is slope of a line? What is the formula for slope of a line? y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसी को आप बोलते हो tan थीटा, इसी को आप बोलते हो dy by dx. अब लॉजिकली स्पीकिंग मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स की x वैल्यू तो सेम नहीं है लेकिन इन दोनों पॉइंट्स की y वैल्यू सेम है, y2 इक्वल टू y1. तो इफ आई पुट y2 इक्वल टू y1, so slope of any line parallel to x-axis is always 0 and slope of any line parallel to y-axis is infinity. मतलब what have you learned? मैथ्स चाहिए. अगर एक लाइन x-axis से y की तरफ जा रही है तो स्लोप 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप. अप द हिल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डाउन द हिल इज ऑलवेज नेगेटिव. राइट, ये याद रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल नीड दिस. वेल बाय द वे, important is for a function to be maximum or minimum, the value of slope at that point is 0. So dy by dx is 0. That is the most important thing that you need to know. dy by dx is 0. अब इसका हमारे क्वेश्चन के साथ क्या रिलेशन है? इन्होंने बोला है फॉर अ गिवन सेपरेशन, दो मासेस के बीच में, दो मासेस के बीच में for a fixed separation is fixed, force is to be maximum. तो मैं y axis पे क्या प्लॉट करूंगा? force. I am plotting force here. Good. Then what about x axis? What will you do with x axis? अभी क्वेश्चन बुक टू बुक वेरी होता है, तो what will you do with x axis? What about x axis? क्या प्लॉट करोगे x axis पे? मास. कौन सा मास? क्योंकि मास को तो स्प्लिट कर दिया ना, मास के तो दो पीसेस कर दिए. कौन से दो पीसेस कर दिए? m1 एंड m2. तो व्हाट इज टोटल मास? m1 प्लस m2. अब ऐसा है कि m1 इज इक्वल टू m माइनस m2. तो मैं अगर m2 चेंज करता हूँ तो m1 चेंज होता है क्योंकि टोटल मास तो कांस्टेंट है. टोटल मास 10 kg तो 10 kg. 10 में से 1 इसको दे गया, 9 यहाँ चला जाएगा, 2 उसको दिया तो 8 यहाँ आएगा, 3 उसको दिया तो 7 यहाँ आएगा. तो वेरिएबल कौन कौन हो सकता है? m1 एंड m2. दोनों में से एक वेरिएबल को लेना है, चाहे m1 को वेरिएबल बनाओ या m2 को बनाओ, हमारे ऊपर, हमारी मर्जी होती है. तो मैं यहाँ पे m1 को बना देता हूँ वेरिएबल. तो x की जगह पे कौन है? कौन है? क्विक. वो इज देयर m1. y की जगह पे कौन है? कौन? फोर्स. तो डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे स्लोप इज 0 when you are plotting force on the y-axis and mass m1 along the x-axis. तो मैक्सिमम फोर्स होने के लिए डेरिवेटिव ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस ग्राफ? df by dm1 is 0. बट as you know, as you already know, तो आपको जैसे पता है यहाँ पे, what do you know is what is force between two masses? G, m1 m2 by r square, correct? But what is m2? What is m2? What is m2 from here? m minus m1. So G m1 m minus m1
अपॉन आर स्क्वायर। दिस फोर्स का डेरिवेटिव विल बी 0। तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m1, व्हाट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m1? अरे डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू m1 क्या आएगा? फोर्स निकाला कि नहीं हमने? व्हाट इज फोर्स? अब तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, g m1 m1 m माइनस m1 अपॉन r स्क्वायर। g कांस्टेंट, यस, r भी कांस्टेंट। r क्यों कांस्टेंट? फॉर अ गिवन सेपरेशन लिखा है यहाँ पे, फॉर अ गिवन सेपरेशन। तो कांस्टेंट का काम कहाँ पे है? बाहर। तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज रिमेनिंग इज m1 इंटू m माइनस m1 स्क्वायर, m1 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर। गुड। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0। तो आर स्क्वायर को यहाँ लाया तो क्या हो गया? 0। जी को यहाँ तो क्या हो गया? 0। तो 0 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ m1 अपॉन m1 है ना, डेरिवेटिव m1 इंटू m। पर टोटल मास क्या था? टोटल मास क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। टोटल मास इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा? बाहर। तो dm1 बाय dm1 माइनस m1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2m1, करेक्ट। dm1 बाय dm1 क्या होता है? 1। तो क्या मिला हमको? हमको मिला 0 इक्वल टू m माइनस 2m1। मतलब क्या मिला? 2m1 इक्वल टू m। मतलब क्या मिला? m1 इक्वल टू m बाई 2। बट हमको गिवन क्या था? हमको गिवन था कि जो पहला मास है वो कितना है? xm। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। Therefore, from equation number 1 and 2, by comparing x equal to 1/2. So what is the value of x? 1/2। पहले प्रोसेस समझ लो। Force is proportional to m1 m2 by r square, but for a given separation मतलब r constant, force is proportional to m1 into m2, राइट। तो अब टोटल मास क्या है? टोटल मास है m1 प्लस m2। तो m1 इज m माइनस m2 और m2 इज m माइनस m1। तो मैं दोनों में से किसी भी एक को वेरिएबल बना सकता हूँ। मैंने किसको वेरिएबल बना दिया? m1 को, राइट। तो m1 इज xm, m2 इज 1 माइनस xm। देन आपको अगर मैथ्स पता होगा तो फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम, क्योंकि क्लियरली बोला है फोर्स शुड बी मैक्सिमम। अगर फोर्स मैक्सिमम होना है तो मैक्सिमम वैल्यू पे डेरिवेटिव होता है 0। तो df अपॉन dm1 इज 0। m1 ही क्यों लिखा? क्योंकि मैंने m1 को वेरिएबल बनाया। मैं m2 भी लिख सकता था, कोई इशू नहीं है। इसमें राइट डाउन m2 आल्सो, राइट। तो हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू m1। और फोर्स पहले ही पता है g m1 m2 by r स्क्वायर, m2 m1 m1। गुड। तो g by r स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा m1 into m माइनस m1 स्क्वायर। पहले टर्म का डेरिवेटिव जब लोगे तो m कांस्टेंट है, dm1 by dm1 इज कैंसल्ड आउट 1 मतलब, और m1 स्क्वायर का 2m1 आ गया। तो यहाँ से मिल गया m1 इक्वल टू m by 2 बाय कंपैरिजन x इक्वल टू हाफ। ये मेथड सब बुक्स में दिया है, हमको ये करना नहीं है। लॉजिकली स्पीकिंग, द मोमेंट यू से कि फोर्स कांस्टेंट है, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो फोर्स किस पे डिपेंड किया? मास नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मासेस को होना पड़ेगा मैक्सिमम। अब इमेजिन एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक टोटल मास है 8 किलोग्राम। इमेजिन मेरे पास टोटल मास था 8 किलोग्राम। 8, मैं 8 को स्प्लिट कैसे करूंगा? 1 and 7। तो फोर्स कितना होगा? 7, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, राइट। देन 2 and 6, 2 and 6, 2 and 6 कितना आ गया प्रोडक्ट? 12। 3 and 5 कितना आ गया? 15। 4 and 4 कितना आ गया? 16। देन 5 and 3 कितना आ गया? 15। देन 4 and 2, 4 and 2 ना, नहीं तो 6 and 2,
देखो ये बढ़ते जाएगा, 8 में से 1 इसको दिया बचा हुआ 7 वहां गया, 2 इसको दिया बचा हुआ 6 वहां गया, 3 इसको दिया बचा हुआ 5 वहां गया, 4 एंड 4 5 एंड 3 6 एंड 2 कितना है 6 एंड 2। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हुआ, when you split the masses into equal amounts। मतलब वेरी सिंपल लॉजिकली m1 should be m by 2 and m2 should also be m by 2, लेकिन ये था xm और ये था 1 minus xm, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, x इक्वल टू हाफ या दूसरे में से 1 minus x इक्वल टू हाफ, तो x is still equal to 1 minus हाफ मतलब x इक्वल टू हाफ, राइट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मेथड करना ही नहीं, सीधा सीधा लॉजिक है, फोर्स इज प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब मासेस आर इक्वली स्प्लिट अप। तो इक्वली स्प्लिट अप मतलब x की वैल्यू, क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देखो xm है क्या, अच्छा टोटल मास m है क्या, लेकिन पहला जो मास है, पहला जो पार्ट है वो m/2 होना चाहिए, m/2 होने के लिए x की वैल्यू क्या चाहिए 1/2। Done. This is how you are supposed to solve this question. Same question appears in electrostatics. से बोला होगा 4q is divided into 2 parts, xq and 1 minus xq. For a given separation, the value of x for which the electrostatic force between the two pieces becomes maximum when x is हाफ, मतलब दोनों चार्ज को आप इक्वली स्प्लिट करोगे तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके गुड क्वेश्चन। 4 particles of masses m, 2m, 3m, 4m are kept in sequence. This is important. In sequence is important. At the corners of square of side A, the magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m at the center of the square will be good। तो यहाँ पे ध्यान देना, मतलब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास एक स्क्वायर है, तो व्हाट डू यू हैव इज अ स्क्वायर एंड यू मस्ट नो इन केस ऑफ स्क्वायर, हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ डिफरेंस क्या था, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द डिफरेंस, डू यू रिमेंबर हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, डू यू इवन रिमेंबर कि हमने ऐसा कुछ सॉल्व किया है, यस नो यस। तो उस केस में चारों कॉर्नर्स पे मास सेम है, अगर चारों कॉर्नर्स पे मास सेम होता तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता 0। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था फॉर अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए जो थ्योरी जाता है मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली वही स्क्वायर के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिक्वेंशियली m then 2m then you will have 3m, बड़बड़ मत करो, अभी तक शांत बैठे हो तो शांति बैठो, then 4m। रिमेंबर हमारे पास सेंटर पे और एक मास है जो है m, एंड ऑल्सो रिमेंबर अगर चारों के चारों मासेस सेम होते है नहीं तो फोर्स शुड बी 0, राइट। तो अब सेंटर, पहले तो सेंटर को मैं ले लूंगा यहाँ पे, दिस इज डायगोनल, देन यू विल हैव ओवर हियर पॉइंट, इसको नंबर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, या फिर ABCD जो बोलना होगा वो, इसको बोल देता हूँ 0 4। देन सिक्वेंशियली m 2m 3m एंड 4m, यहाँ पे थोड़ा वेक्टर्स भी लगने वाला है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर, मतलब एक्टिंग ऑन मास m। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो या तो चारों के चारों एरो हेड्स आउटसाइड होने चाहिए, आउटवर्ड्स होने चाहिए, या तो चारों के चारों इनवर्ड होने चाहिए। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। अब ऐसा है, डिस्टेंस का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये अगर a है ये भी a है, तो डायगोनल कितना √2a, और सेंटर से हर एक वर्टेक्स होता है √2a/2, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस √2a,
उसका हाफ कितना √2a/2 मतलब कितना a/√2। तो डिस्टेंस ऑफ ऑल द कॉर्नर्स फ्रॉम सेंटर इज a/√2, मतलब डिस्टेंस की चिंता करनी नहीं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ड्यू टू नंबर 1 will be equal to G m1 m2 मतलब MO m1 कितना, अरे पहले पे मास m है, सेंटर पे भी मास m है, तो कितना डिस्टेंस कितना है a/√2 का स्क्वायर है, मतलब a²/2। एक काम करो, जस्ट फॉर अ शॉर्टकट थिंग इसको बोल दो f, बहुत काम में आएगा ये। और अगर आप नोटेशन में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं नोटेशंस को इजी कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD बोलो उसको आपको जो बोलना है वो बोलो, डजंट मैटर। तो ABCD, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A, दैट्स इट, लेट्स मेक इट सिंपल। G mass at A, mass at O, m into m square divided by distance का स्क्वायर, डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर, a²/2 2 है, ऊपर इसको बोल दिया f। देन फोर्स ऑन O ड्यू टू B, राइट। G m1 m2 मतलब 2m² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर a²/2, ये 2 जाएगा ऊपर, 4 मत करो 4, इसको ऐसा रखो, मतलब ये आ जाएगा 2। देन सिमिलरली व्हाट अबाउट C, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, G m1 is 3m and m2 is m, तो 3m² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 को बाहर निकालो, 2 को ऊपर ले जाओ, 2gm² अपॉन a², ये कितना था 3f, राइट। सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू D विल बी 4f, वो आप कर लोगे, राइट। नाउ let us just draw vectors now. So force on O due to A is here, which is F. Force on O due to C is opposite to this, which is 3F. ये 3F है, remember this is 3F. Fine. Force on O due to B is 2F. 2F is here. Force on O due to D is 4F and 4F is here. तो अब sequentially speaking, ये है यहाँ पे force on O due to A which is F, ये है this is force on O due to B which is 2F, this is force on O due to C which is 3F, then force on O due to D which is 4F. अब वेक्टर सॉल्व करने का ट्रिक होता है, 2 मेथड है, कोई भी दो पेयर उठा के सॉल्व करो, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, दे आर एट 90 डिग्री, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, दे आर एट 90 डिग्री, इनको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल क्या, इक्वल बट अपोजिट, क्योंकि हमको पता है अगर दो फोर्सेस मतलब दो वेक्टर्स इक्वल, यहाँ तो इक्वल है नहीं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल बट अपोजिट होते तो 0। लेकिन यू मस्ट रिमेंबर, मेरे पास अगर एक बड़ा फोर्स है और एक छोटा फोर्स है, दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वन एंड मैग्नीट्यूड इज सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं फोर्स दो फोर्सेस को उठाऊंगा जो अपोजिटली डायरेक्टेड है और उनको सॉल्व करूंगा। तो पहला फोर्स है FOA एंड FOC, तो रिजल्टेंट ऑफ FOA एंड FOC, इसको नाम दे देते हैं कुछ, लेट अस से F1, ठीक है, सम नेम। व्हाट इज रिजल्टेंट, 3F माइनस F, 2F, तो F1 is equal to 3F minus F, 3F minus F which is 2F, and direction यहाँ
यहाँ मतलब कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ FOC। तो ये फोर्स कितना हो गया, F1 हो गया, कितना है ये 2F, डायरेक्शन क्या है FOC। बचा कौन, FOB एंड FOD। तो FOB एंड FOD का रिजल्टेंट ऑफ FOB and FOD is F2। F2 इक्वल टू बड़ा कौन 4F, छोटा कौन 2F। तो FOD माइनस FOB विच इज 4F माइनस 2F, ये कितना आ गया 2F। लेकिन डायरेक्शन is FOD, बट डायरेक्शन हियर इज FOD, मतलब ये आ गया डायरेक्शन FOD विच इज 2F। कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करके बोलने का मतलब समझ में आता है मेरे को, तो शांत बैठ जाओ। What is the angle between these two? 90 degree. What is the resultant of two vectors which are perpendicular to each other? What is resultant of two vectors? Under root of a square plus b square minus 2ab cos theta, लेकिन cos theta is 90, cos 90 is 0. So resultant force. Now what you can say is, but F1 and F2 are perpendicular to each other। ये जो रिजल्टेंट हमने लिखे F1 and F2 are perpendicular to each other, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट इज along the diagonal। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दो फोर्सेस अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बट F1 कितना है 2F, तो 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, मतलब कितना 2 टाइम्स ऑफ 2F का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 2F का स्क्वायर। रिमेंबर दिस, इसमें से 2F आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर, और क्या बच जाएगा √2, मतलब क्या आ गया 2√2F। लेकिन F कितना था, F कितना है 2gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2√2 2gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 2 into 2 is 4, तो 4√2 gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 4√2 gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 4√2 gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C।